न्यू चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, हो सकता है 3 क्वेश्चन आ जाएं। इसका भी इंट्रोडक्शन ठीक ही है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ मिल सकते हैं। जैसे पहला है कि जो मूवमेंट है वो सिग्निफिकेंट फीचर है लिविंग बीइंग का। अब जब हम लिविंग बीइंग कह दिए हैं तो एनिमल हो चाहे प्लांट, दोनों में मूवमेंट होगा। तो एनिमल में भी मूवमेंट होगा और प्लांट में भी मूवमेंट होंगे। ये पॉइंट टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट क्या है, तो आंसर देंगे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब वो किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, जैसे कि अमीबा, मतलब किसी पर्टिकुलर सेल में जो साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है, इसको कहते हैं स्ट्रीमिंग, और यही क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। फिर आता है एनिमल में, तो चाहे सीलिया का मूवमेंट हो, चाहे फ्लैजिला का हो, चाहे टेंटिकल का हो, ये सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम लोगों में लिम्ब का, जा का, आईलिड है, टंग, इन सब का मूवमेंट होता है। जब कभी मूवमेंट होता है तो ये चेंज हो जाता है प्लेस या, और जैसे ही चेंज हो जाएगा उसी का नाम हम क्या कहेंगे, लोकोमोशन। जैसे ये मूवमेंट है लिम्ब का, लेकिन ये लोकोमोशन नहीं है, और ये भी मूवमेंट है लेकिन ये लोकोमोशन है। तो जरूरी नहीं है कि जब जब मूवमेंट हो तब तब लोकोमोशन हो ही जाए। जैसे कि चाहे वॉकिंग हो, रनिंग हो, क्लिम्बिंग हो, फ्लाइंग हो, ये सब के सब क्या हैं, लोकोमोशन है। अब सवाल ये है कि हो सकता है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का कुछ और भी इस्तेमाल हो जाए। जैसे पैरामीशियम में सीलिया का जब मूवमेंट होता है तो फूड भी किसके थ्रू पास हो जाता है, जबकि साथ में क्या हो जाएगा, लोकोमोशन। और हाइड्रा में देखेंगे तो हाइड्रा में जो टेंटिकल है उसका जब मूवमेंट होता है तो ये कैप्चर करता है प्रे का, लेकिन साथ में क्या कर लेता है। और हम लोग जब लिम्ब का मूवमेंट करते हैं तो पोस्चर भी चेंज कर लेते हैं, और इसका मतलब है कि मूवमेंट और लोकोमोशन में जरा सा क्या है, अंतर है क्या, तो यहां से टिक करेंगे। सभी लोकोमोशन, ऑल लोकोमोशन, ऑल लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट है, लेकिन ऑल मूवमेंट क्या नहीं है, लोकोमोशन नहीं है। तो ये एक पॉइंट ये आपका काम का है। मेथड ऑफ लोकोमोशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, हैबिटेट पर, और किस पर डिपेंड करेगा, डिमांड ऑफ सिचुएशन पर। लोकोमोशन क्यों होता है, तो हमेशा खोज में होता है, किसकी, या तो फूड की, शेल्टर की, मेट की, ब्रीडिंग ग्राउंड की, या फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन की, या फिर बचने के लिए किससे, एनिमी या प्रीडेटर। टाइप ऑफ मूवमेंट, तो एनसीईआरटी में लिखा है कि ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स हैं वो बेसिकली 3 मूवमेंट करती हैं, अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर। लेकिन एक और भी है, फ्लैजेलर मूवमेंट भी पाया जाता है। पहला टिक कर लेंगे, मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट कौन सा मूवमेंट करती हैं, अमीबॉइड मूवमेंट करती हैं। अमीबॉइड मूवमेंट जब कभी होगा तो क्या बनेगा, स्यूडोपोडिया, किसकी मदद से बनेंगे, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये कहाँ देखने को मिलेगा, अमीबा। बस याद रखेंगे साइटोस्केलेटन एलिमेंट कौन सा, माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व होंगे किसमें, अमीबॉइड मूवमेंट में। सीलियरी मूवमेंट कहाँ होता है, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, जहां हमको क्या मिलेगी, ऑसिलेटेड एपिथेलियम 2 जगह मेनली मिलती है, एक ब्रांकियोल पर, एक फैलोपियन ट्यूब पर। जब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं सीलिया का, तो या तो हम क्या रिमूव कर देंगे, डस्ट पार्टिकल, कहाँ से,
या फॉरेन पार्टिकल होगा जो इनहेल हो गया होगा किसके साथ, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में किसका मूवमेंट करेंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कहो चाहे फैलोपियन ट्यूब कहो, ये भी किससे होता है। तो सीलरी मूवमेंट के दो एग्जाम्पल हैं केवल, ओवा का मूवमेंट जेनाइटल ट्रैक्ट में और फॉरेन पार्टिकल का या डस्ट का मूवमेंट ट्रेकिया पर। फिर आएगा मस्कुलर मूवमेंट, चाहे लिम्ब का हो चाहे जा का हो चाहे टंग का हो, यहाँ क्या होगा। और मस्कुलर मूवमेंट हमको कब देखने को मिलेगा, जब कंट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, किसके लिए, लोकोमोशन के लिए या अदर मूवमेंट के लिए। लोकोमोशन तभी देखने को हमको मिलेगा जब बेहतर तालमेल होगा, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन किसके किसके बीच, मस्कुलर के बीच, स्केलेटल के बीच और न्यूरल के बीच। इसमें कितनी मसल है, तो 3 प्रकार की मसल जो हमको पढ़ना है। देखो टिश्यू वाले चैप्टर में भी मसल दी हैं, लेकिन उससे यहाँ बहुत बेहतर मसल दी हैं, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से कुछ पॉइंट निकाल के यहाँ ऐड कर लीजिएगा। पुरानी वाली एनसीईआरटी में इतना नहीं लिखा था, इतना, ये वास्तव में यहाँ लिखा होना चाहिए था। टाइप ऑफ मूवमेंट में 3 टाइप लिखे थे, एक वहीं बढ़ा देना चाहिए था, 4 टाइप कर देते। देखो मूवमेंट बढ़ा दिया है, कौन सा, फ्लैजुलर मूवमेंट। ये मदद करेगा क्या, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ 1, मेंटेन करेगा वाटर करंट 2, किसमें, कैनाल सिस्टम, और लोकोमोशन करेगा किसमें, प्रोटोजोआ। जैसे तो 3 एग्जाम्पल दिए हैं फ्लैजुलर के, कौन कौन से, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, दूसरा वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम, और तीसरा लोकोमोशन इन सम प्रोटोजोआ। यहां से इस जगह से क्या स्टार्ट हो जाता है, मसल रटना है। मसल की ओरिजिन कैसी है, मीजोडर्मल, कितने परसेंट वेट, 40 to 50% वेट कौन लाता है। मसल की खास बात है एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। मसल को क्लासिफाई करते हैं कई क्राइटेरिया, जैसे कहाँ पाई जाएंगी, लोकेशन, कैसी दिखेंगी, अपीयरेंस, और क्या नेचर है रेगुलेशन का, मतलब वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, लोकेशन के आधार पर 3 नाम है, स्केलेटल है, विसरल है और कार्डियक। अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो ये क्लोजली एसोसिएटेड विद किससे, स्केलेटन। अपीयरेंस कैसा है, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस है, बस कब दिखाई पड़ेगा, इसी नाते इनका नाम स्ट्रिएटेड मसल हो गया। और इनकी एक्टिविटी किसके अंडर होती है, तो वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ न्यूरल सिस्टम, और इसी नाते इनको कहते क्या हैं, वॉलेंट्री मसल। यही वो मसल हैं जो मुख्य रूप से इन्वॉल्व हैं किसमें, लोकोमोटरी एक्टिविटी या चेंज इन बॉडी पास्चर। फिर आता है विसरल मसल, कहाँ लोकेटेड होंगी, इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन। अब जैसे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये इनमें क्या नहीं होगा, स्ट्रिएशन नहीं होगा, तो अपीयरेंस कैसा हो जाएगा, स्मूथ। इसी नाते इनका नाम स्मूथ मसल या इनका नाम नॉन। बस एक और खास बात, इनकी एक्टिविटी नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। ध्यान सुनिएगा, यहां देखो है वॉलेंट्री कंट्रोल, यहां वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है, इसी नाते इनका नाम इनवॉलेंट्री मसल। अब आएगा काम, काम देखो पहला काम ये है, एलिमेंट्री कैनाल में होंगी तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करेंगी थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और गैमीट का भी ट्रांसपोर्ट करेंगी किसमें, जेनिटल ट्रैक्ट। जैसा नाम है पता ही चल रहा है कि कार्डियक मसल कहाँ पाई जाएंगे, हार्ट में। ढेर सारी कार्डियक मसल सेल असेंबल हो जाती हैं किस पैटर्न में, ये कहीं लिखा नहीं है, ये कहीं लिखा नहीं है, याद रखिएगा, असेंबल्ड इन ब्रांचिंग पैटर्न, याद रखिएगा किसमें लिखा है, कार्डियक में। क्या बनाएंगी, कार्डियक मसल। अपीयरेंस अगर देखोगे तो कार्डियक मसल का भी अपीयरेंस
स्ट्रिएटेड है, इसका भी क्या है, स्ट्रिएटेड है। इनका भी नेचर, क्योंकि नर्वस सिस्टम डू नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी। देखो ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं जो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में ना हो, होना तो है ही, बस डायरेक्ट नहीं है, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल में है। ये भी इस जगह से शुरू होगा। हाँ, एक पन्ना यहाँ चिपका दीजिएगा, जो 11th वाली एनसीईआरटी उसमें टिश्यू में दिया है वो निकाल के यहीं लिख लीजिएगा, इकट्ठा याद रखिएगा। इस जगह से स्केलेटल मसल शुरू हो जाता है। मसल का स्ट्रक्चर और मसल की फंक्शनिंग की मैकेनिज्म दोनों काम के हैं। जैसे अगर हम समझेंगे तो लिखा है ईच स्केलेटल मसल, प्रत्येक स्केलेटल मसल में क्या पाया जाता है, तो कहोगे नंबर ऑफ मसल बंडल, या क्या पाया जाता है। एक क्वेश्चन, जो आपस में होल्ड होते हैं किसके द्वारा, कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, नाम क्या है, फैसिया। मसल बंडल में क्या पाया जाएगा, तो किसी एक मसल बंडल में ढेर सारे मसल फाइबर। तो पहले समझो, पहले मोटी सी मसल होगी, किसी एक मसल में ढेर सारे क्या मिलेंगे, मसल बंडल, और किसी एक मसल बंडल में ढेर सारे मसल फाइबर। डायग्राम अगर देख लें तो ये देखिए मसल बंडल या फैसिकल लिखा है, किसी एक मसल बंडल में ढेर सारे मसल फाइबर है। अब फाइबर के अंदर चलेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मसल फाइबर, तो नाम सिर्फ फाइबर है, ये फाइबर है नहीं, ये मसल सेल है। तो अगर सेल है तो यहां क्या मिलेगा, बस नाम बदल गया, क्या हो गया, सार्कोलेमा। एक क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म होगा, बस नाम बदल गया, सार्कोप्लाज्म। बस खास बात ये है, मसल का फाइबर या मसल की सेल का नेचर कैसा है, सिंसाइसियम। इसका मतलब होता है ऐसी कोई जगह जहां ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाएं, वो लिखा है सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिंसाइसियम। फिर एंडो सेल है तो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होगा ही, बस नाम बदल लीजिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां लिखा है, पूछा भी जा चुका है, पूछा गया है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन कौन है, तो आंसर देंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसी भी पर्टिकुलर मसल बंडल की खास बात या मसल फाइबर की खास बात है कि ढेर सारे लार्ज नंबर क्या पाए जाते हैं, पैरेलली अरेंज फिलामेंट। क्या पाए जाते हैं, पैरेलली अरेंज फिलामेंट। उन फिलामेंट का नाम मायोफिब्रिल या उन्हीं का नाम मायोफिलामेंट होगा। यहां तक मायोफिब्रिल देखो ऐसे है, पहले है मसल, फिर मसल में है मसल बंडल, मसल बंडल में मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर जाओगे तो क्या मिलेंगे, मायोफिब्रिल। अब मायोफिब्रिल देखो, प्रत्येक मायोफिब्रिल पर अल्टरनेट क्या मिलेगा, डार्क और लाइट बैंड। कह रहा है जब डिटेल स्टडी करोगे तो पता चलेगा, ये सवाल आया हुआ है नीट में कि स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, स्केलेटल मसल का स्ट्रिएटेड अपीयरेंस कहां से आता है, तो कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू प्रोटीन, एक कौन सी और एक कौन सी, मायोसिन। ये इंपॉर्टेंट है, स्केलेटल मसल का स्ट्रिएटेड अपीयरेंस कहां से आया, तो कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न किसका, दो प्रोटीन, एक कौन सा, एक्टिन और एक मायोसिन। हाँ ये रटेंगे, जो लाइट बैंड है उसमें कौन सा पाया जाता है, एक्टिन, और नाम क्या है, आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड, जबकि डार्क बैंड का नाम ए बैंड या एनआइसोट्रॉपिक बैंड, और इसमें मिलेगा क्या, मायोसिन। दोनों प्रोटीन मतलब एक्टिन और मायोसिन कैसी होती हैं, राड लाइक होती हैं। कैसे पाई जाती हैं, पैरेलल पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। आप रट लेंगे, दोनों राड लाइक होती हैं, पैरेलल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती हैं। एक्टिन फिलामेंट
अब एक्टिन के अंदर चला गया। एक्टिन फिलामेंट हमेशा क्या है, थिन, किसकी तुलना में, इसी नाते एक्टिन को कहते हैं थिन फिलामेंट और मायोसिन को कहते हैं थिक फिलामेंट। यहां तक क्लियर। किसी आई बैंड के सेंटर में, किसी आई बैंड, अंडरलाइन करिए, टिक करिएगा, इन द सेंटर ऑफ आई बैंड, आई बैंड के सेंटर में क्या पाई जाएगी, इलास्टिक फाइबर, नाम क्या है, जेड लाइन, काम क्या है, बाइसेक्टेड, मतलब आई बैंड को दो भागों में कौन बांटेगा, जेड लाइन। और इसी से थिन फिलामेंट लिखा है, थिन फिलामेंट अटैच होते हैं किससे, जेड लाइन। लेकिन एक थिक फिलामेंट भी तो यहाँ पाए जाएंगे, थिक फिलामेंट ऑफ ए बैंड बी हेल्ड टुगेदर होते हैं कहाँ, मिडिल ऑफ ए बैंड बाई थिन फाइबरस मेम्ब्रेन, नाम एम लाइन। तो अंतर जरा याद रखो, एम लाइन और जेड लाइन में अंतर, एम लाइन थिन फाइबरस मेम्ब्रेन है, जबकि जेड लाइन क्या है, इलास्टिक फाइबर है। थिन फाइबरस मेम्ब्रेन और इलास्टिक फाइबर, एक से कौन जुड़े हैं, थिन फिलामेंट, और एक से कौन जुड़े हैं, थिक फिलामेंट। ए और आई बैंड कैसे पाए जाते हैं, अल्टरनेट थ्रू आउट द लेंथ। वह पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल, किसके बीच, दो सक्सेसिव जेड लाइन, दो लगातार जेड लाइन के बीच जो भी पाया जाएगा उसको कहते क्या हैं, सार्कोमियर। और इसी को कहा जाता है क्या, क्या कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, आप इसको याद रखेंगे, ये नहीं भूलेंगे। रेस्टिंग स्टेट, जब रेस्टिंग स्टेट होगी तब की बात हो रही है। रेस्टिंग स्टेट में जो थिन फिलामेंट के एजेज हैं, किनारे, जैसे मान लेते हैं कि ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, और ये इससे लगे हैं थिन फिलामेंट, ठीक है, और ये है थिक फिलामेंट, और ये है एम लाइन। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि जब रेस्टिंग स्टेट में होते हैं तो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट के जो एजेज होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो इतना हिस्सा देखो ओवरलैप कर रहा है, तो ये बीच में क्या है, नॉन ओवरलैप एरिया। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट जो नॉन ओवरलैप हो रहा उसका नाम क्या होगा। तो ये दिमाग में रखेंगे, क्या, इधर है जेड लाइन, इधर है जेड लाइन, बीच में है एम लाइन, जेड लाइन से एक्टिन, जेड लाइन से एक्टिन, दोनों के किनारे जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, किससे, थिक फिलामेंट से, लेकिन बीच में ओवरलैप नहीं हो रहा है। कहाँ, डार्क बैंड में। तो डार्क बैंड का जो बीच का हिस्सा ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसी का नाम क्या है, क्या है, एच जोन। बस एच जोन कब देखने को बढ़िया मिलेगा, कब में, रेस्टिंग स्टेट। अब देखो कहां से कहां पहुंच गए। पहले हमारे पास स्केलेटल मसल थी, मसल के अंदर मसल बंडल थे, बंडल के अंदर फाइबर थे, फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल थे, मायोफिब्रिल के अंदर एक्टिन और मायोसिन थे। एक्टिन और मायोसिन का जब अरेंजमेंट किया तो सार्कोमियर बना। यहां तक क्लियर है। अब एक्टिन अलग पढ़ेंगे, मायोसिन अलग पढ़ेंगे। प्रत्येक एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट किस किस चीज का बना है, तो संख्या नहीं भूलेंगे, दो क्या, तो कहोगे एफ एक्टिन, क्या है, दो एफ एक्टिन। और प्रत्येक एफ एक्टिन कैसे बनता है, तो कहोगे जी एक्टिन से बनता है, बात खत्म। तो दो क्या चाहिए हमको, एफ एक्टिन। दो ही हमको क्या चाहिए, ट्रोपोमायोसिन चाहिए, जो साथ में रन कर रहे होंगे किसके साथ, एफ एक्टिन। और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन चाहिए, नाम क्या, ट्रोपोनिन। कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कहोगे रेगुलर इंटरवल, किसके ऊपर है, तो याद रखेंगे दो क्या हैं, एफ एक्टिन, दो क्या हैं, ट्रोपोमायोसिन, और मेनी क्या है, ट्रोपोनिन है। बस ट्रोपोनिन किसके ऊपर है, ट्रोपोमायोसिन पर है। और रेगुलर है कि इरेगुलर,
रेगुलर इंटरवल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इसको आप रटे रखेंगे इस जगह से, इस जगह से। कौन सी स्टेट? रेस्टिंग स्टेट। कह रहा है ट्रोपोनिन की जो सब यूनिट हैं, ट्रोपोनिन में 3 सब यूनिट पाई जाती हैं, सी, आई और टी। तो जो ट्रोपोनिन की सब यूनिट है वो मास्क कर लेती है, ढक लेती है किसको? एक्टिव बाइंडिंग साइट, जो किसके लिए है, कहां प्रेजेंट है? हिंदी में सुनेंगे, एक्टिन फिलामेंट पर एक्टिव मायोसिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है, लेकिन उसकी मास्किंग किसने कर रखी है? ट्रोपोनिन ने कर रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बस कब मास्किंग करना है? रेस्टिंग। और जब एक्शन होगा तो अनमास्किंग होगी, जब एक्शन होगा तो अनमास्किंग। इसी तरीके से अगर हम मायोसिन या थिक फिलामेंट की बात करें तो ये भी एक पॉलीमेराइज प्रोटीन है, ढेर सारे मोनोमर। बस मायोसिन के मोनोमर का नाम मीरोमायोसिन है, जो क्या बनाएंगे? थिक फिलामेंट बनाएंगे। बस किसी एक मीरोमायोसिन को देखो तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एक क्या पाया जाएगा? ग्लोब्यूलर हेड पाया जाएगा, और क्या? छोटी सी आर्म, और क्या? टेल। जो हेड है और आर्म है उसको क्या कहोगे? हैवी मीरोमायोसिन। और जो टेल है उसको क्या कहोगे? हैवी मीरोमायोसिन। मतलब हेड और आर्म ये बाहर निकले रहते हैं, कहाँ? रेगुलर डिस्टेंस। ये याद रखना, डिस्टेंस भी क्या है और एंगल भी क्या है? रेगुलर है। कहाँ से? मायोसिन फिलामेंट से। उसको कहेंगे क्या? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रॉस आर्म क्या है, तो कहोगे क्रॉस आर्म में 2 चीजें हैं, हेड और शार्ट आर्म। मान लेते ये मायोसिन फिलामेंट है तो ऐसे ऐसे निकले रहेंगे, निश्चित दूरी पर जो निकले रहेंगे उसमें 2 चीजें निकली रहेंगी। क्या? हेड भी निकला रहेगा और शार्ट आर्म भी निकलेगा। हेड और शार्ट आर्म मिला करके हम क्या कहेंगे? क्रॉस आर्म। ये रटना है आपको। क्या? कि जो हेड है किसका? मायोसिन का, उसमें क्या 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 पाया जाएगा? तो देखो 3 चीजें। एक तो क्या पाया जाएगा? एटीपेज एंजाइम। और क्या पाई जाएगी? बाइंडिंग साइट। किसके लिए? एटीपी के लिए। और किसके लिए? एक्टिन के लिए। आराम से सुनेंगे। मायोसिन की बाइंडिंग साइट कहाँ है? एक्टिन पर है। और एक्टिन की बाइंडिंग साइट कहाँ है? मायोसिन पर है। किसको मास्क किया गया है? मायोसिन बाइंडिंग साइट को किसने मास्क किया है? ट्रोपोनिन की सब यूनिट ने। डायग्राम देख लो। 2 फिलामेंट किसके? और 2 ही फिलामेंट किसके? और मेनी कौन से? ट्रोपोनिन में 3 यूनिट पाई जाती हैं। एक होती है सी, एक होती है आई, और एक होती है टी। तो सी, आई, टी इसकी 3 सब यूनिट होती हैं। ये हेड है। देखो इसको आप याद रखेंगे, एक्टिन बाइंडिंग साइट ऊपर है और ये टीपी बाइंडिंग साइट नीचे है। ऊपर नीचे एग्जामिनर कर दिया एक बार, तो ध्यान रखिएगा इसको। ये मायोसिन का क्या है? हेड। और ये क्या है? शार्ट आर्म। तो पूरे को मिला के क्या कहोगे? क्रॉस आर्म कहोगे। ये हेड है, ये शार्ट आर्म है, ये टेल है। हेड और शार्ट आर्म मिला करके हेड में क्या क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, और ये देखो लिखा है कौन सा एंजाइम? एटीपेज। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैकेनिज्म ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्शन। जो चीजें याद हो सकती वो आप याद कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो आप कहोगे ये थ्योरी देंगे। कौन सी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये कहती क्या है? तो ये कहती है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन जब कभी होना होगा तब क्या होता है? स्लाइडिंग। किसकी? थिन फिलामेंट की। किसके ऊपर? किसकी स्लाइडिंग? थिन फिलामेंट की। किसके ऊपर? थिक फिलामेंट।
लेकिन ना तो थिन फिलामेंट छोटा होता है ना ही थिक फिलामेंट। तो आगे बढ़ा दीजिए, नो सॉर्ट, छोटे नहीं होंगे क्या, थिन या थिक फिलामेंट। थिन या थिक फिलामेंट छोटे नहीं होंगे, बस क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो छोटा होगा, तो दो चीजें छोटी हो जाएंगी, यहीं लिख लीजिए, शॉर्ट हो जाएंगे। क्या, एक तो सार्कोमियर और एक आई बैंड, बस यही दो चीजें शार्ट होंगी और कुछ भी शार्ट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, किसमें किसमें चेंज नहीं आएगा ये याद ही ना रखो, किसमें आएगा वो याद रखो। क्या आएगा, सार्कोमियर छोटा हो जाएगा और एक चीज और हो जाएगी, एच जोन या तो क्या होगा, रिड्यूस या तो, बस ये याद रखिएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो जो नहीं होगा उसको याद ना रखिए, जो होगा उसको याद रखिए। क्या, सार्कोमियर छोटा, आई बैंड छोटा, एच जोन छोटा या डिसअपियर, बाकी किसी की लंबाई में कोई चेंज नहीं है। जैसे थिन फिलामेंट वैसे रहेगा, थिक फिलामेंट वैसे रहेगा, ए बैंड वैसे रहेगा, ठीक है। बस क्या होगा, ओवरलैप करेंगे या स्लाइडिंग करेंगे, तो याद रखेंगे। कह रहा मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, तो कहोगे जब सिग्नल आएगा, कहां से, सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और कौन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन लेके आएगी। एक मोटर न्यूरॉन ले लो और उसके साथ क्या ले लो, मसल, तो इसको मिला के क्या कहते हैं, मोटर यूनिट। जंक्शन बनेगा किसके बीच, मोटर न्यूरॉन के बीच और मसल की सार्कोलेमा के बीच। तो इस जंक्शन का नाम क्या नाम है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। जब न्यूरल सिग्नल पहुंचेगा कहां, इस जंक्शन पर, न्यूरल सिग्नल पहुंचेगा इस जंक्शन पर, तो क्या रिलीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा, एसिटाइल कोलिन, और वो जनरेट कर देगा क्या, एक्शन पोटेंशियल। कहां, इधर देखो, मान लेते हैं कि ये मसल है, मसल की फाइबर है और ये सार्कोलेमा है। तो स्थिति ये होती है कि सार्कोलेमा में बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, ये पोलराइज स्टेट है। पोलराइज का मतलब रेस्टिंग स्टेट। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर यहां रिलीज होगा, बाहर की तरफ नेगेटिव और अंदर की तरफ पॉजिटिव, ये हो जाएगा डीपोलराइज। क्या हो जाएगा, और इसी को कहेंगे क्या, एक्शन स्टेट। तो यहां जो पोटेंशियल होगा उसको क्या कहोगे, तो मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। कहां, अब देखो ये एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड करेगा कहां, तो कहोगे मसल फाइबर, पूरी मसल फाइबर पर फैल जाएगा। और उसका बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये इंटायर सार्कोलेमा पर फैल जाएगा तो सार्कोप्लाज्म में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या रिलीज कर देंगी, कैल्शियम। कहां छोड़ेंगी, कहां से रिलीज होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसे समझेंगे, न्यूरल सिग्नल आया, नर्व एंडिंग पर पहुंचा, न्यूरोट्रांसमीटर निकला, मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इंटायर सार्कोलेमा पर फैल गया। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या निकाला, कैल्शियम। कहां छोड़ा, सार्कोप्लाज्म में। जैसे ही कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में बढ़ेगा, वैसे देखो क्या होगा, वो जाके ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाएगा। जब कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाएगा तो अनमास्किंग हो जाएगी, और जैसे अनमास्किंग होगी, मायोसिन का हेड किससे जुड़ जाएगा, एक्टिन से। बढ़ जाएगा क्या, कैल्शियम, और बाइंड कर जाएगा किससे,
सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, जो कि कहाँ होंगे, तो फिर क्या रिमूव हो जाएगी, मास्किंग। और जैसे मास्किंग रिमूव होगी वैसे एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ से, एटीपी से। और मायोसिन का हेड अब जुड़ जाएगा किससे, एक्टिव साइट, जो कहाँ होगी, एक्टिन। और अब देखो क्या बना है, क्या बना है, क्रॉस ब्रिज। तो एक है आर्म, एक है क्रॉस ब्रिज। तो क्रॉस आर्म क्या है, मायोसिन हेड और शार्ट आर्म मिला करके, ये क्या है, क्रॉस ब्रिज। जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा देखो जरा क्या होगा, ये है जेड लाइन, ये है एक्टिन, ये है मायोसिन फिलामेंट, और ये है उसका हेड। देखो होना क्या है बस, और यहाँ कुछ होगा एम लाइन, ये एम लाइन, ये जेड लाइन। देखो ध्यान से, ये जो हेड है वो इस एक्टिन फिलामेंट को इधर की तरफ पुल करेगा, पुल इनवर्ड है। तो जब ये पुल करेगा तो जेड लाइन भी अंदर की तरफ आएगी, किसकी तरफ, एम लाइन की तरफ, और जिससे सार्कोमियर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दिस मतलब पूरी जो घटना हुई है जिसमें हेड वहां जुड़ चुका है, ये पुल करेगा किसको, किधर की तरफ, सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ, जिससे जेड लाइन चूंकि अटैच है एक्टिन से, जेड लाइन किससे अटैच है, एक्टिन, वो भी अंदर की तरफ खींची आएगी, और जिससे क्या हो जाएगी, और हम कहेंगे क्या, कह रहा इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप दैट जब भी शार्टनिंग होगी या कॉन्ट्रैक्शन होगा, आई बैंड क्या होगा, क्या होगा, रिड्यूस होगा, लेकिन ए बैंड रिड्यूस नहीं होगा। और खास बात, मायोसिन क्या करेगा, अब रिलीज कर देगा एडीपी और पी, तो ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स। फिर नई एटीपी बाइंड होगी, ये बात आप दिमाग में रखेंगे, जब एटीपी नई बाइंड होगी तो क्रॉस ब्रिज ही टूट जाएगा। लिखा है जैसे ही नई एटीपी बाइंड होगी क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बनेगा फिर कैसे, अब जो एटीपी जुड़ी है उसको तोड़िए, उससे एनर्जी निकालिए और नया क्रॉस ब्रिज बनाइए। एटीपी फिर से तोड़ी जाएगी, कहाँ, और फिर से बन जाएगा क्या, क्रॉस ब्रिज। तो रटना है आपको क्या, क्रॉस ब्रिज कब बनेगा, जब एटीपी तोड़ के एनर्जी निकलेगी। फिर मायोसिन हेड रिलैक्स कब होगा, जब एडीपी और पी को रिलीज किया जाएगा। और फिर क्रॉस ब्रिज टूटेगा कैसे, तो कहोगे जब नई एटीपी जुड़ जाएगी। फिर क्रॉस ब्रिज बनेगा कैसे, एटीपी टूट जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉस ब्रिज बनेगा कब, जब एटीपी तोड़ के एनर्जी निकालेंगे। मायोसिन हेड रिलैक्स कब होगा, जब एडीपी और पी रिलीज करेंगे। फिर क्रॉस ब्रिज टूटेगा कैसे, नई एटीपी बाइंड होगी। और क्रॉस ब्रिज बनेगा कैसे, जब एटीपी से एनर्जी निकलेगी। कह रहा ये काम कब तक करेंगे, क्रॉस ब्रिज बनने और टूटने का क्या हो, सिलसिला चलता रहेगा और स्लाइडिंग होती रहेगी। कब तक करोगे, तो जब तक कैल्शियम आयन को वापस न भेज दिया जाए, कहाँ, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी या रेटिकुलम में। और जैसे वहां जाएगा फिर से क्या हो जाएगी। और अगर मास्किंग हो गई तो क्या मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ पाएगा, नहीं। और नहीं जुड़ पाएगा तो तुरंत जेड लाइन कहाँ जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन। और हम कहेंगे क्या हो गया, ये रटना है। अलग अलग मसल फाइबर का रिएक्शन टाइम क्या है, अलग अलग होता है। अगर बार बार एक्टिवेट करोगे मसल को, बहुत ज्यादा एक्टिवेट करोगे तो क्या इकट्ठा होने लगेगा, क्या इकट्ठा होगा, लैक्टिक एसिड। क्यों कहोगे, आयन एरोबिक ब्रेकडाउन किसका, ग्लाइकोजन। आयन एरोबिक ब्रेकडाउन किसका, ग्लाइकोजन का। और उससे क्या आ जाएगा, फटीक आ जाएगा। तो ये दिमाग में रखिएगा, अगर आयन एरोबिक ब्रेकडाउन हो गया ग्लाइकोजन या ग्लूकोज तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। इतनी कहानी अलग है, ये इतना अलग लिखा हुआ है, मतलब इसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। ये रटेंगे कि मसल में क्या पाया जाता है, रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, नाम क्या है, मायोग्लोबिन।
मायोग्लोबिन हाई होता है कुछ मसल में, जिससे मसल का अपीयरेंस, और ऐसी मसल को कहो क्या, रेड फाइबर कहोगे ही। इसमें ढेर सारे क्या पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, और लार्ज अमाउंट क्या है, O2 स्टोर है, किसके लिए, एटीपी के लिए। अब जब O2 की मदद से एटीपी बनाएंगे तो इन मसल का नाम अपने आप एरोबिक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी मसल हैं जिसमें बहुत कम क्या पाया जाएगा, तो इनका अपीयरेंस पेल या व्हाइटिश होगा, तो नाम व्हाइट फाइबर। बस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ क्या हो गए, कम। लेकिन एक चीज बढ़ गई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ क्या होती हैं, हाई। इसी नाते ये किस पर डिपेंड हैं, यहाँ ऑक्सीजन कम, तो ये किस पर डिपेंड हो जाएंगे, एन एरोबिक। यहां तक जितना दिया है उससे मिनिमम एक सवाल आएगा, या हो सकता है 2 सवाल आ जाएं। और फिर एक सवाल किससे आता है, स्केलेटन। स्केलेटन में केवल मेमोरी का खेल है, शुद्ध रूप से आपको रटना है। स्केलेटल सिस्टम में क्या मिलेगा, मेनली तो बोन मिलेंगी, हाँ थोड़ी बहुत क्या मिल जाएंगे, कार्टिलेज मिल जाएंगे। दिस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, मूवमेंट सोन बाय बॉडी। कह रहा ये इसका कोई मतलब नहीं, कह रहा है बताओ चबा लोगे बिना जबड़े के, क्या मतलब है, यहां से याद रखें। बोन और कार्टिलेज क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, वो भी कैसे हैं, स्पेशल। बोन की खास बात है बहुत ज्यादा हार्ड मैट्रिक्स, क्यों, कैल्शियम साल्ट है। जबकि कार्टिलेज का क्या है, थोड़ा सा स्लाइटली प्लेबल मैट्रिक्स होता है, क्यों, क्योंकि यहां पाया जाता है कॉन्ड्रोइटिन। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग का स्केलेटल सिस्टम बना है, और कुछ क्या, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक्सियल और एपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटन मतलब सेंटर एक्सिस में, एपेंडिकुलर का मतलब साइड में। तो एक्सियल में देखते पहले, एक्सियल में टोटल 80 बोन है, तो 80 बोन का हिसाब आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सियल में 80 बोन है, तो 80 बोन देखो हैं कौन कौन से, तो एक तो इसमें स्कल है, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम है, तीसरा स्टर्नम है। स्कल कितने हो गए, तो स्कल में 29 है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 है, स्टर्नम तो 1 है, और रिब्स तो जोड़िए कितनी हो रही हैं, हो जाएंगी, नहीं हुई, 30 हुई कि नहीं हुई, 80 हुई कि नहीं हुई, जोड़ लो। अरे देखो 30 हो गई, चलो ठीक है। अब देखिएगा स्कल में जो 29 हड्डियां हैं उनका केवल हिसाब याद रखना है, उसमें से क्रेनियम में कितनी हैं, तो 8 हो गई क्रेनियम में, तो 14 हो गई किसमें, फेस में, तो कितनी हो गई, 8 22, बची कितनी 6, एक कान में 3 और एक कान के अंदर 3, तो कितनी हो गई, टोटल कितनी हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। तो बस हिसाब आपको रखना है। वो उसी में जुड़ी है, अच्छा कम पड़ गई एक, हाँ एक हाइड बोन, हाँ तभी 28 हो रही थी। चलिए अब देखते हैं कितनी हड्डियां हैं, 80 बोन है, ये कहाँ है, मेन एक्सिस। इसमें क्या आएगा, स्कल और वर्टिब्रल और स्टर्नम और रिब। अब स्कल में देख लो, स्कल में 2 सेट हैं, एक कौन है, एक कौन है क्रेनियल है, और एक कौन सी फेसियल। तो जोड़ेंगे तो कितनी हो गई 22। क्रेनियल में जो 8 हैं वो क्या बनाती हैं, हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, किसकी, ब्रेन। जबकि फेसियल रीजन में कितनी है 14 है, और वो क्या बनाती हैं,
फ्रंट पार्ट ऑफ स्कल। एक स्पेशल बोन है सिंगल यू शेप बोन, नाम कहाँ है, बेस ऑफ बक्कल कैविटी में है, और इसको भी किसमें गिनते हैं, स्कल में गिनते हैं। मिडिल ईयर में 3 छोटी छोटी हड्डियां हैं, तो एक मिडिल ईयर में 3, दूसरे मिडिल ईयर में 3, कुल 6 हो जाएंगे। कौन सी, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इनको मिला के क्या कहते हैं, ईयर ऑस्किल। ये लाइन आपको रटना है, इंपॉर्टेंट है। स्कल रीजन आर्टिकुलेट करता है किससे, सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया, यहां लिख लीजिएगा, मोनो कॉन्डाइलिक और डाइकोंडाइलिक। मोनोकोंडाइलिक में रेप्टाइल और बर्ड आते हैं, और डाइकोंडाइल में मैमल एम्फीबिया आता है, या फ्रॉग कह सकते हो। डाइल तो मोनोकोंडाइल और 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल तो डाइकोंडाइल। अच्छा, तरह एक डायग्राम देख लो, हो सकता है एग्जामिनर यहां कुछ पूछ ले। इसमें से कौन कौन सी बोन क्रेनियम की हैं, तो देखो ऐसे यहां शुरू करेंगे, ये क्रेनियम की है, ये क्रेनियम की है, ये क्रेनियम की, ये क्रेनियम की, ये क्रेनियम की, और ये, ठीक है। टोटल कितनी हड्डियां हैं, 8 हड्डियां हैं। तो जरा गिनो, देखो 8 हैं, 8 तो है नहीं। तो देखो ये जो पेराइटल बोन है ये 2 हैं, और ये जो टेम्पोरल हैं ये 2 हैं, बाकी सब एक एक है। तो ये पूछ सकता है इसमें से कौन क्रेनियल की है और कौन फेसियल की है। बाकी जितनी हड्डियां हैं, जैसे ये फेस की हड्डी है, ये फेस की हड्डी है, ये फेस की है, ये फेस की है। सब नहीं दी, लेकिन जितनी दी कम से कम उतनी तो याद रखोगे। 14 नहीं दी है, लेकिन जितनी दी है उतना याद रखोगे। हाइड बोन कितनी है, 1 है, ये भी किस में काउंट है, स्कल में काउंट है। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां हैं, तो कहोगे 26। वो भी कैसे, यूनिट, और यूनिट कहते क्या हो, वर्टिब्री। हमारे शरीर में कहां पाई जाती है, डार्सल। ये कहां से एक्सटेंड है, बेस ऑफ स्कल से हिप रीजन तक आएगी, और यही क्या बनाएगी, मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक। यहां से काम शुरू होता है। प्रत्येक वर्टिब्रा, ईच वर्टिब्रा में एक सेंटर हालो पोर्शन पाया जाता है, जिसका नाम नहीं भूलेंगे। और इसमें क्या पास होता है, स्पाइनल कार्ड। पहली वर्टिब्री का नाम एटलस है, जो किससे जुड़ती है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। पहली वर्टिब्री कौन सी है, एटलस, जो किससे जुड़ती है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। वर्टिब्रल कॉलम में कई रीजन हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री 7, थोरैसिक वर्टिब्री 12, लंबर कितनी 5, सैक्रल कितनी 1, लेकिन फ्यूज है, और कॉक्सिजियल भी क्या है 1, लेकिन फ्यूज है। तो ये फ्यूज वर्टिब्री हैं, ये फ्यूज वर्टिब्री है। क्यों, ये जो एक है वो 5 के फ्यूजन से बनी है, और ये एक है वो 4 के फ्यूजन से बनी है। क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन सी फ्यूज्ड हैं, तो सैक्रल फ्यूज है और कॉक्सिजियल फ्यूज है। सैक्रल कितने के फ्यूजन से बनी, और ये कितने के फ्यूजन से बनी है, 4। अगर हम ये जो सीक्वेंस दिया है वो कहां से दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कल। तो स्कल से पहले सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल, फिर कॉक्सिजियल। सर्वाइकल वर्टिब्री के नंबर कितने हैं, तो कहोगे 7 हैं, लगभग। ऑलमोस्ट लिखा है, ऑलमोस्ट हटाएगा गलत हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल मैमल, इवन हम लोगों में भी क्या हैं। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो इसका काम पहला क्या है,
स्पाइनल कार्ड को बचाओ, मदद करो, सपोर्ट करो, किसको, हेड को रखा होगा। यही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किसका, रिब का, और किसका, मसल, कहाँ की, स्टर्नम में तो एक ही लाइन लिखी है। स्टर्नम क्या है, तो कहोगे ये फ्लैट बोन है। ये आप शब्द याद रखिएगा कि हमारे शरीर में कौन सी फ्लैट बोन है, जहां जहां लिखा मिलेगा वही रटेंगे। एक मिल गई, कौन, कहां पाई जाती है, आगे वेंट्रल मिड लाइन, कहां, थोरेक्स। इसी स्टर्नम से क्या जुड़ती हैं, रिब्स आके जुड़ती है। रिब्स में जितना लिख कुल याद रखेंगे, सब कुछ पूछा जा चुका है। ये पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, आ चुका। देखो क्या कितनी है, 12 पेयर मतलब 24। प्रत्येक रिब की अगर हम बात करें तो क्या है, दो फ्लैट बोन मिल गई तो कौन कौन सी मिली, और दूसरी रिब। सामान्य रिब आगे कहां जुड़ी होती है, स्टर्नम से, और पीछे कहां जुड़ी होती है, वर्टिब्रल कॉलम से। ये सामान्य डिफिनीशन है। आगे का मतलब, सॉरी, डार्सली का मतलब पीछे, किससे जुड़ी होगी, वर्टिब्रल कॉलम, और वेंट्रली का मतलब आगे, किससे जुड़ी होगी, स्टर्नम। इसमें सरफेस, दो आर्टिकुलेशन सरफेस पाए जाएंगे, कहां, डार्सल इंडो, जो पीछे जुड़ना है, ध्यान सुनिएगा, पीछे जुड़ने के लिए दो सरफेस हैं, पीछे जुड़ने के लिए दो सरफेस, आगे से मतलब ही नहीं है, पीछे जुड़ने के लिए दो सरफेस हैं। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया। तो जरा बताओ बाईसिफेलिक कितनी है, बाईसिफेलिक रिब की संख्या, तो सारी भैया 12 की 12 पेयर हैं। क्यों, सब तो पीछे जुड़ी हैं, पीछे तो सब जुड़ी है ना, तो सब में दो हेड पाए जाएंगे। तो बाईसिफेलिक रिब का नंबर पूछेगा कितना बताओगे, 12 पेयर बताएंगे। हाँ, अब आगे की बात करेंगे। पीछे तो सब जुड़ी हैं, आगे की देखते हैं। तो आगे जो स्टर्नम से जुड़ी हो वो ट्रू रिब, और जो 7वीं से जुड़ी हो फॉल्स रिब, और जो कहीं ना जुड़ी हो वो फ्लोटिंग रिब। पहली 7 पेयर का नाम, क्यों, क्योंकि ये पीछे जुड़ी है किससे, थोरेसिक वर्टिब्री, और आगे जुड़ी है किससे, स्टर्नम, और हमेशा जुड़ेंगे किससे। ये बड़ा आसान है, कहीं भी जुड़ना हो, चाहे आगे जुड़ना हो चाहे पीछे जुड़ना हो, जुड़ेंगे किससे, हाईलाइन कार्टिलेज से। अगली 3 मतलब 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर कहां जुड़ी हैं, तो नहीं जुड़ी हैं किससे, तो जुड़ी कहां है, 7th रिब, फिर वही किसकी मदद से, तो इनका नाम वर्टिब्रो कांड्रियल, या इन्हीं का नाम क्या, फॉल्स रिब। तो ट्रू रिब का नाम, ट्रू रिब का नाम होता है वर्टिब्रो स्टर्नल। पीछे वर्टिब्रल से जुड़ी हो, आगे स्टर्नम से जुड़ी, तो नाम क्या पढ़ोगे, और पीछे वर्टिब्रिस जुड़ी हो, आगे 7वीं जुड़ी हो, तो और पीछे जुड़ी हो आगे ना जुड़ी हो तो वर्टिब्रल। इनकी संख्या कितनी, 7 पेयर, इनकी संख्या 3 पेयर, और इनकी संख्या 2 पेयर। नंबर याद रखेंगे, ये होंगी 8 9 10, ये होंगी 11 और 12। आखिरी की 2 पेयर मतलब 11 और, कहां नहीं जुड़ी हैं, वेंट्रली नहीं जुड़ी है, तो इनका नाम क्या पड़ गया, फ्लोटिंग रिब, या इन्हीं का दूसरा नाम वर्टिब्रल रिब। आगे थोरेसिक वर्टिब्री पीछे है, रिब साइड में है, स्टर्नम आगे है, मिला के क्या बना लेगा, रिब केज। बोन्स ऑफ लिम्ब, और साथ में क्या ले लो, गर्डिल बोन, तो क्या मिला लेगा, एपेंडिकुलर। बस एपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां हैं, देखो 126 हैं। इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक है लिम्ब और एक है गर्डिल। लिम्ब देख लो, अपर लिम्ब, तो अपर लिम्ब में एक में 30, दूसरे में 30, और लोअर में
लोअर में भी एक में 30 और दूसरे में 30, कितनी हो गई? 120 तो यही हो गई। अब गर्डिल में आ जाओ, पेक्टोरल और पेल्विक। देखो ये पेक्टोरल गर्डिल, एक पेक्टोरल गर्डिल में 2, इधर भी तो है, तो पेक्टोरल गर्डिल में हो जाएंगे 2 प्लस 2, और पेल्विक में एक पेल्विक ये एक पेल्विक ये, तो 1 प्लस 1, तो जोड़ लो कितनी हो गई? तो जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगे? 126 हड्डियां हो जाएंगी। प्रत्येक लिम्ब बोन कितनी हड्डियों की बनी है? 30, चाहे अपर हो चाहे लोअर। मिटा अपर लिम्ब में क्या क्या मिलेगा बेटा? तो मिलेगा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फाइलेंजर। सबके नंबर याद रखिएगा, सबके नंबर आपको याद रखना है, तो नंबर यहां लिख लीजिए, इस वाले में नंबर लीजिए डायग्राम में। ह्यूमरस कितनी? ये 1 है, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल है, देख लो कार्पल कितनी हड्डियां हैं? 8, मेटाकार्पल 5 और फ्लेंजेज 14, तो जोड़ेंगे तो पूरा निकल आएगा। बस याद रखना है ये क्या है? ये आर्म है, ये है 4 आर्म, ये क्या है? रिस्ट है, ये क्या है? पाम है, और ये क्या है? फिंगर है। तो फाइलेंजेज क्या बनाएंगे? फिंगर। मेटाकार्पल क्या बनाएंगे? पाम। कार्पल क्या बनाएंगे? रिस्ट। ये दोनों मिलाएंगे 4 आर्म, और ये बनाएगा आर्म। ये पूछ सकता है आर्म बोन बताओ, 4 आर्म बोन बताओ, रिस्ट बोन बताओ, पाम बोन बताओ और फिंगर बोन बताओ। क्लियर? लोअर लिम्ब में आएंगे तो पहली हड्डी फीमर होगी, ये रटना है, लॉन्गेस्ट बोन है। दूसरी टिबिया, फिबुला, टार्सल, जिनको एंकल बोन 7 होंगे, मेटाटार्सल 5 होंगे, फाइलेंजेस यहाँ भी क्या होंगे? 14। हड्डियां 14 होंगी, उंगलियां 14 नहीं होंगी। देखो फीमर 1, पटेला 1, ये 1, ये 1, 7, 5 और 14, ठीक है। अब ये 14 उंगलियां नहीं है, 14 फाइलेंजेज हैं, और एक उंगली में 3-3 हड्डी, तो 12 तो ही हो गए, 2 इसमें हो गए, कितनी हो गई? 14 हो गई। तो फाइलेंजेज बोन कितनी है? 14, और फिंगर कितनी है? 5। कह रहा है ये कप से बोन नाम क्या है? पटेला। कहां पाई जाती है? तो कहोगे नी वेंटली, नी कैप वेंटली पाई जाती है, आगे की तरफ। पेक्टोरल और पेल्विक का काम देखो क्या है, ये अटैच करते हैं, ये लिम्ब बोन है, ये गर्डिल बोन है, ये एक्जियल स्केलेटन है। तो लिम्ब बोन को एक्जियल स्केलेटन से कौन जोड़ेगा? गर्डिल बोन ही तो जोड़ेंगे। अब अपर लिम्ब को जोड़ना है तो पेक्टोरल, और लोअर लिम्ब को जोड़ना है तो पेल्विक। तो गर्डिल बोन का एक ही काम है, अपर और लोअर लिम्ब को जोड़ दो, किससे? किससे जोड़ दो? एक्जियल। अब गर्डिल में देखते हैं, हमेशा गर्डिल बनी होती है 2 हाफ से, ईच हाफ हाफ। अब शुरू हो गया किसका? पेक्टोरल गर्डिल में 2 हड्डियां हैं, एक क्या है? क्लेविकल, और एक ही क्या है? स्कैपुला। स्कैपुला क्या है? लार्ज, ये रटिएगा, लार्ज ट्राइएंगुलर, ये क्या लिखा है? तो फ्लैट बोन कहां कहां मिला?
एक स्टर्नम मिला, एक रिब मिला और एक ये स्कैपुला। ये कहाँ लोकेटेड है तो कहोगे डार्सल पे है। कहाँ है? थोरेक्स। कौन सी वर्टिब्री? सेकंड टू सेवेंथ रिब के है। हाँ, इसकी जो डार्सल सरफेस होगी वो फ्लैट होगी, ट्रायंगुलर, लेकिन उसमें स्लाइटली एलिवेटेड रिज पाई जाएगी। ठीक है, कहोगे क्या? स्पाइन। और जिसकी एक प्रोसेस एक्सपेंड करके बाहर निकल जाएगी उसका नाम एक्रोमियन। तो एक्रोमियन और स्पाइन दोनों कहाँ मिलेंगे? डार्सल सरफेस पर। क्लेविकल हमेशा जुड़ता है दिस। ये दिस क्या है? ये दिस ये है, यहाँ देखिए, यहाँ हल्का सा उभार है, इस जगह यही एक्रोमियन प्रोसेस है। तो क्लेविकल आके यहाँ नहीं जुड़ेगी। एक्रोमियन के ठीक नीचे, तो एक्रोमियन के ठीक नीचे ये हो गया। यहाँ क्या मिलेगा? बिलो द एक्रोमियन एक गड्ढा मिलेगा। नाम क्या? बहुत बार पूछा गया है, ग्लिनोइड कैविटी। और उसी में क्या फिट होगा? हेड ऑफ ह्यूमरस। क्या बन जाएगा? शोल्डर ज्वाइंट। क्लेविकल क्या है? लंबी सी सिलेंडर बोन है जिसमें कितने कर्वेचर हैं। इस बोन को सामान्यतया क्या कहते हैं? कॉलर बोन कहते हैं। किसी पेल्विक गर्डिल में भी दो हाफ होंगे, और हाफ को कहते क्या हो? ईच काक्सल बोन। एक हाफ की बात करेंगे तो उसमें फ्यूजन होगा कितनी हड्डियों का? 3। कौन सी? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। वह जगह है जहां तीनों हड्डियां जुड़ती होंगी, वहां क्या मिलेगा? नाम क्या फिट होगा? थाई बोन। तो याद रखिएगा, फीमर कहां फिट होती है? एसिटाबुलम में। और ह्यूमरस कहां फिट होती है? ग्लिनोइड में। उल्टा मत फिट कर दीजिएगा, इस हड्डी को यहां ना लगा दीजिएगा और इसको यहां ना लगा दीजिएगा। फीमर कहां फिट होगी? एसिटाबुलम में कि ग्लिनोइड में? और ह्यूमरस ग्लिनोइड में। दोनों हाफ ऑफ पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल के दोनों हाफ आगे मिलते हैं, वेंटली मिलते हैं, और क्या बना लेते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। किसमें क्या पाया जाएगा? फाइब्रस कार्टिलेज। अगर आप जल्दी में रहेंगे तो ये हेडिंग जरूर पढ़ के जाएंगे। ज्वाइंट। एक ज्वाइंट है, एक ये दिया है। कुछ ना कुछ एग्जाम में आ ही रहा है, तो उल्टा पढ़ना शुरू करिएगा। पहले यही पढ़िएगा, डिसऑर्डर पढ़िएगा, फिर ज्वाइंट पढ़िएगा, फिर आगे पढ़िएगा। ज्वाइंट में ऊपर जनरल कहानी लिखिए, क्वेश्चन जहां से होंगे बताएंगे। ज्वाइंट जरूरी है सभी प्रकार के मूवमेंट के लिए, चाहे लोकोमोशन हो चाहे नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट हो, कुछ खास नहीं। ज्वाइंट क्या है तो कहोगे दो बोन का कांटेक्ट है, या बोन और फोर्स हमेशा कौन जनरेट करेगा? मसल। मूवमेंट होगा ज्वाइंट पर, जबकि ज्वाइंट किसका काम करेगा? मूवेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट की हमेशा क्या करती है? ये डिपेंड करती है कई फैक्टर पर। जैसे शुरू करो, तो यहां से जितना लिखा है ये सब काम का है आपके, ये ना कुछ भूलिएगा, ऊपर छोड़ दीजिएगा। जैसे फाइब्रस ज्वाइंट, क्या नहीं होगा? कोई मूवमेंट नहीं होगा। इस टाइप का ज्वाइंट हमको कहां देखने को मिलेगा? तो फ्लैट बोन के एग्जाम्पल बताओ। स्टर्नम हो गया, रिब हो गया, स्कैपुला हो गया, एक और मिल गया है, कौन सा? स्कल। तो अब लिख लो बगल में फ्लैट बोन कौन कौन सी हैं। फ्लैट बोन कौन कौन सी हैं? स्टर्नम है, रिब है, स्कैपुला है और स्कल बोन है। ये 4 फ्लैट हैं। स्कल की फ्लैट बोन के इंड आपस में फ्यूज हो जाएंगे, किसके द्वारा? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। और तब क्या बनेगा? सूचर। तो सूचर किस प्रकार का ज्वाइंट है? और सूचर कहां पाया जाएगा? तो क्रेनियम में पाया जाने वाला सूचर किस प्रकार का ज्वाइंट है? फाइब्रस। फिर आएगा कार्टिलेजिनस। यहाँ जो भी बोन इन्वॉल्व होंगी वो जुड़ेंगी किसकी मदद से? और जब कार्टिलेज की मदद से जुड़ेंगी तो कुछ ना कुछ क्या होगा? मूवमेंट होगा। यहाँ कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? मूवमेंट मिलेगा। कहाँ पाया जाएगा? तो ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री। दो वर्टिब्री के बीच में हमको क्या मिलेगा? कार्टिलेज।
ये आया हुआ सवाल है नीट में। ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री पर क्या मिलेगा? कार्टिलेज। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट है साइनोवियल, नाम ही से पता चल रहा है दोनों हड्डियों के बीच क्या मिलेगा? फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी मिलेगी। किसके बीच? आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ क्या? दो बोन, दो हड्डियों के बीच क्या मिल जाएगी? तो आंसर देंगे क्या मिल जाएगी? साइनोवियल, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। और इस अरेंजमेंट के नाते बहुत बढ़िया क्या होगा, बस एग्जाम्पल याद रखना, तभी लोकोमोशन होगा। जैसे बाल एंड सॉकेट क्या है? अभी एक क्वेश्चन ऐसे आया था, 4 नाम दिया था, पूछा इसमें से कौन सा साइनोवियल ज्वाइंट है? तो देखो, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल के बीच बाल एंड सॉकेट, हिंज ज्वाइंट नी ज्वाइंट बाल एंड सॉकेट, पाइवट ज्वाइंट ये वाला जो है ये मूवमेंट किसके बीच है? एटलस और एक्सिस। और ग्लाइडिंग ज्वाइंट किसके बीच है? कार्पल। और सैडल ज्वाइंट किसके बीच है? कार्पल एंड मेटाकार्पल। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? किसके एग्जाम्पल हैं? तो आंसर देंगे साइनोवियल। मायस्थीनिया ग्रेविस रटेंगे, सब जितना लिखा है सब पूछा जा चुका है, कुछ भी नहीं बचा, मैं कामा फुल स्टॉप सहित पूछ लिए हैं, सब आ चुका है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक क्वेश्चन तो यही, जैसे इसी बार एक आया था, 5-6 डिजीज के नाम लिखे थे, पूछा इसमें से कौन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है या है? ये रहता है अक्सर उसमें, इस बार भी था। क्या प्रभावित होता है? तो कहोगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर दिक्कत क्या आती है? फटीक और पैरल। जितना लिखा कुल याद रखेंगे, बस इसके आगे एक चीज बढ़ा देना है, क्या गड़बड़ हो गया था तो लिख दीजिए लॉस हो जाते हैं। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर क्या लॉस हो जाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर नहीं पाए जाएंगे, वही लॉस होते हैं। फिर दूसरी हेडिंग है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होगा किसका? स्केलेटल मसल का। और क्यों होगा? आगे बढ़ा दीजिए, इनहेरिटेड आया हुआ सवाल है, ये इनहेरिटेड नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनहेरिटेड हो ही जाएगा। ये भी आया हुआ सवाल है, क्या करना है? रैपिड स्पाज्म या क्या? कहां? क्यों? लो कैल्शियम। और कैल्शियम लो क्यों हो गया है? तो कैल्शियम लो हुआ है पीटीएच हार्मोन के नाते। पैराथायरॉयड हार्मोन ही तो इन्वॉल्व है, पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम मेंटेन करता है, उसी में गड़बड़ी हुई है। फिर आ जाओ, अगर जॉइंट में सूजन आ जाए तो आर्थराइटिस, ये बहुत बार एग्जाम में नीट में आ चुका है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस देखो एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो जब एज रिलेटेड कहेगा इसका मतलब ओल्ड एज की है, यंग एज की थोड़ी बीमारी है, ओल्ड एज की है। दूसरा क्या घट जाता है? बोन मास। तो क्या बढ़ जाता है? कुछ घटा है कुछ बढ़ा है। क्या घटा है? बोन मास। क्या बढ़ा है? चांस किसका? फ्रैक्चर का। ऐसा क्यों हुआ है? तो डिक्रीज हो गया है क्या? एस्ट्रोजन, ये कॉमन काज है। तो एस्ट्रोजन कब घटेगा? आफ्टर मीनोपाज। फीमेल में मीनोपाज के बाद ये कम होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन इन्वॉल्व है कैल्शियम साइकिल में। तो फीमेल में एस्ट्रोजन कम होगा तो फिर कैल्शियम कम होगा, तो हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगे। डिक्रीज बोन मास क्या लिख दीजिए? लो कैल्शियम इन बोन, हड्डियों में कम हो गया है, हड्डियों में कैल्शियम कम, तो क्या हो जाएगा?
फिर आएगा गाउट। गाउट क्या है? इन्फ्लामेशन जॉइंट। तो यहां भी तो इन्फ्लामेशन जॉइंट लिखा है, तो अंतर आगे देखो लिखा है, यहां लिखा है एक्यूमुलेशन हो गया है। किसका? कहां पर हुआ होगा? एट जॉइंट। जॉइंट पर यही एक्यूमुलेट हो गए हैं, इसी नाते क्या हो गया है? गाउट। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल पढ़ाएंगे न्यूरल सिस्टम, इसमें इम्पल्स कंडक्शन। तो हम लोग पहले इम्पल्स कंडक्शन थोड़ा अलग पहले पढ़ लेंगे मोटा मोटा, क्योंकि वो एनसीईआरटी समझ में आएगा नहीं, तो वो हम आपको 10 मिनट में बता देंगे, उसके बाद एनसीईआरटी वाला अलग से एक्सप्लेन करेंगे।